आइए आज के इस ज्ञान यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। कृपया इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और संभव हो तो अपने परिजनों में इसे शेयर करें। कोरोना महामारी के लिए चीन की संदिग्ध भूमिका के कारण आज लगभग विश्व के सारे बड़े देश अमेरिका के नेतृत्व में चीन के विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं। चीन के साथ पाकिस्तान जैसे एक दो पिछलग्गू देश ही खड़े दिखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक अमेरिका के नेतृत्व में खड़े देश चीन के विरुद्ध एक 5 सूत्रीय योजना भी तैयार कर रखे हैं और जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव, जो आज से करीब 6 महीना बाद होने वाला है, समाप्त होता है, इस योजना पर कार्यान्वयन शुरू होगा। सबके बीच चीन ने अनावश्यक रूप से अपने सैन्य बल की सक्रियता बढ़ा दी है। भारत और चीन के बीच भी हाल के महीनों में सीमा पे सैनिकों में आपस में झड़प हुआ है। भारत और चीन के सीमा के अलावे साउथ चाइना सी में भी चीन के सैन्य गतिविधियों में तेजी आई है। चीन के इस बदले तेवर का कारण क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार का 5 सूत्रीय कार्यक्रम चीन के विरुद्ध बना रखा है? और साथ ही अगर युद्ध हुआ तो भारत की स्थिति क्या होगी? आदि विषयों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे, परंतु उसके पहले आइए भारत और चीन के बीच वर्तमान के सीमा विवाद के कारणों पर एक नज़र डालते हैं। भारत और चीन के सीमा विवाद को समझने के लिए इस सीमा रेखा के भौगोलिक स्थिति से परिचित होना आवश्यक होगा। यह सीमा रेखा कुल 3440 किलोमीटर पे फैली हुई है और इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं कहा जाता है, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है क्योंकि विवादित है। यह सीमा रेखा 3440 किलोमीटर की है। वह 3 भागों में विभक्त है। पहला भाग वेस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से सटा हुआ है और इसकी कुल लंबाई 1570 किलोमीटर है। दूसरी सेक्टर, जो सेंट्रल सेक्टर कहा जाता है, यह हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से सटा हुआ है और इसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। और तीसरा सेक्टर है वह ईस्टर्न सेक्टर कहा जाता है, जो भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 1325 किलोमीटर। की सुविधा के लिए एक नक्शा सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें जो भारत और चीन के बीच विवादित इलाके हैं उनको लाल रंग से दिखाया गया है। वेस्टर्न सेक्टर में जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो अक्साई चीन का इलाका और डोमचुक का इलाका है। इसे 1962 में चीन ने अपने कब्जे में कर लिया था, जो आज तक भी चीन के कब्जे में है। सेंट्रल सेक्टर में छोटे छोटे 2 लाल रंग के स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। इस इलाके पर भी चीन अपना दावा करता है और इसी लाल रंग के डिस्प्यूटेड एरिया में एक किनारे पर नेपाल भी अपना दावा करता है, जो हाल में ही विवाद का कारण बना था। ईस्टर्न सेक्टर में सीधे चीन की सीमा रेखा भारत के सीमा रेखा से नहीं मिलती है, बल्कि बीच में तिब्बत आता है और तिब्बत के साथ 1914 में अंग्रेजों ने भारत और तिब्बत संधि किया था और इसके बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया था, जिसे मैकमोहन लाइन कहा जाता है। लेकिन चीन इसको भी नहीं मानता। उसका कहना है कि उस समय तिब्बत सोवरेन स्टेट नहीं था, इसलिए उसको किसी देश के साथ संधि करने का अधिकार नहीं था, इसलिए उस संधि को नहीं मानता है। और अरुणाचल प्रदेश पर जो करीब 65,000 किलोमीटर का इलाका है उसको चीन अपना मानता है। माह के प्रारंभ में 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़प गलवान घाटी में हुई थी और यह गलवान घाटी वेस्टर्न सेक्टर का एक हिस्सा है। इस गलवान घाटी से होकर लद्दाख से निकलकर एक पेंगोंग लेक तिब्बत की ओर जाती है और आप लोगों को पता ही होगा कि तिब्बत आज चीन प्रशासित प्रदेश है। सामने जो नक्शा दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, उसमें ब्लू स्याही से पेंगोंग लेक की स्थिति दर्शाई गई है। इस पेंगोंग लेक से होकर ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल गुजरता है, जो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा आज की है, जो इसे लाल डॉट डॉट से दिखाया गया है। इसमें एक काले अक्षर से रेखा दिखाई गई है जो भारत ने रोड बनाया है और इसी रोड को लेकर चीन को पहले से ही आपत्ति है और यही तत्कालिक कारण है जिससे भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प शुरू हुआ। इसके अलावे 9 मई को भी नकुला पास के पास, जो ईस्टर्न सेक्टर का इलाका है, भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है।
और बंदे निकालो सारे अरे पकड़ लो से श्याम Ravedi, I'm telling you again, this is not the way. Please, don't use force. पकड़ ले इन हिंसक झड़पों को देखते हुए दोनों पक्षों ने अपने अपने सीमाओं पर सैनिकों का भारी जमावड़ा कर लिया है। इस जमावड़ा को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की पेशकश भी कर दिया। जब यह बात चीन को पहुंची तब उसको लगा कि मध्यस्थता के नाम पर अमेरिका इस इलाके में प्रवेश कर सकता है। तब 2 दिन पहले चीन के भारत में राजदूत सन विंगडोंग ने यह समाचार दिया कि चीन चाहता है कि भारत और चीन बैठकर इस समस्या का शांतिपूर्वक हल ढूंढ लें। भारत और चीन के संबंध ऐसे हैं जिससे इन छोटी मोटी झगड़ों का कोई महत्व नहीं है। दरमियान चीन ने नेपाल को भी उकसाया और चीन के उकसावे पर नेपाल ने भी उत्तराखंड के एक छोटे से इलाके पर अपना दावा पेश किया था और इस दावे की पुष्टि के लिए नेपाल सरकार अपने संसद में एक प्रस्ताव भी लाने वाली थी। जब भारत और नेपाल आपस में इस सीमा विवाद में उलझे हुए थे तभी चीन की एक संस्था CGTN ने एक खबर प्रकाशित किया और जिसमें कहा गया कि हिमालयन रेंज तिब्बत का हिस्सा है और तिब्बत चीन के नियंत्रण में है, इसलिए हिमालयन रेंज भी चीन का हिस्सा होगा। जब यह खबर नेपाल को मिली, क्योंकि अभी तक हिमालयन रेंज नेपाल का हिस्सा है, तब उसको समझ में आया कि चीन भारत और नेपाल को आपस में उलझाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहता था। भारत और चीन के बीच तात्कालिक सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि यह चीन के बड़े राजनीति का एक हिस्सा है। इसको साउथ चाइना सी में चाइना के आक्रामक रवैये के साथ जोड़कर देखना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि आज चीन बाहरी और भीतरी दोनों ओर से भारी असंतोष का सामना उसको करना पड़ रहा है। बाहरी दुनिया के देश चीन को समझते हैं कि कोरोना के लिए वही जिम्मेवार है और उसके विरुद्ध 5 सूत्री योजना बनाकर उसको दंडित करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त चीन आंतरिक असंतोष से भी घिरा हुआ है। चीन के नागरिक ये समझते हैं कि उनसे चीन सरकार ने असली सूचना छिपाई और जिसके चलते बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए और उनके बहुत सारे परिजन सूचना के अभाव में दम तोड़ दिए और वो लोग चाहते हैं कि वह चाइनीज सरकार के खिलाफ केस करें। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। I hope these officials who covered up reports at the start and these experts who told lies can be punished. Relatives of the coronavirus victims all have a wish. They need an explanation for what happened. They hope the people who created this disaster at the start, these officials or these experts, they hope they can be punished. Otherwise, there's no way to give an explanation to the relatives of the dead. Everyone feels furious about this, because they covered up reports, causing the disease to spread greatly, which meant people didn't have a chance to really get to hospital. They didn't have the chance to be admitted to hospital, so many people died at home. If I had known about the viral outbreak in Wuhan, I would definitely not have brought my father back here. Sending him here meant sending him to his death. I don't want to talk about this. When I think about it, I feel furious. राष्ट्रीय मामलों के जानकार आगे कहते हैं कि चाइना द्वारा जो युद्ध का भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है वह लोगों के ध्यान भटकाने के लिए है। युद्ध के नाम पर जो विश्व के अन्य देश हैं वह युद्ध के बारे में सोचना शुरू कर देंगे और उसकी तैयारी करेंगे और फिर जो उसके विरुद्ध 5 सूत्री कार्यक्रम बना है दंडित करने के लिए उसका अनुपालन रुक जाएगा या टल जाएगा। और दूसरी ओर युद्ध के नाम पर उसके देश के भीतर के भी नागरिक राष्ट्रवाद के रूप में सोचना शुरू करेंगे और वह
जो चाइना सरकार के खिलाफ, जो चाइना के नागरिक केस करना चाहते हैं, जो उनके चाइना के खिलाफ जो असंतोष फैला है, वह युद्ध के नाम पर वो भी दब जाएगा। के नाम पर भले ही राष्ट्रवाद पैदा करके चीन अपने नागरिकों के असंतोष को कुचल दे, लेकिन विश्व समुदाय इसके झांसे में आने वाला नहीं है। आज जो अमेरिका में प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा जा रहा है, वह इसी मुद्दे पर लड़ा जा रहा है कि अमेरिका सरकार चाइना को दंडित करने के लिए क्या कठोर कदम उठा सकती है। जो 5 सूत्री कार्यक्रम तैयार किया गया है, उसमें पहला है कोरोना वायरस के उत्पन्न होने की परिस्थितियों का स्वतंत्र जांच, और इसी क्रम में भारत को WHO का चेयरमैन विश्व के सारे लोगों ने मिलकर बनाया है। दूसरा, ताइवान को सपोर्ट करना। सबको पता है कि ताइवान से चीन की दुश्मनी जग जाहिर है। और तीसरा, चाइना से इकोनॉमिक डिस्टेंसिंग, यानी कोई भी आर्थिक कारोबार नहीं करना। और इसके 2 पहलू हैं। पहला कि जितनी भी कंपनियां बाहर के देशों की चाइना में हैं, उनको बाहर निकालना। और दूसरा, चाइना की कंपनियां जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में दूसरे देशों में काम कर रही हैं, उसको रोकना। चौथा, चाइना को ह्यूमन राइट वायलेशन के मामले में दोषी ठहराना और उसको इंडिपेंडेंट जांच करने के लिए कहना। और पांचवा, जो चाइना के बड़े बड़े जायंट्स कंपनियां हैं, जिसमें हुआई भी शामिल है, इन लोगों के कारोबार को विदेश में रोकना। सैन्य बल का सवाल है। इन्फेंट्री के स्तर पर भारत को चाइना से बढ़त हासिल है। भारत के पास 34,62,500 सैनिक है, जबकि चाइना के पास 26,93,000 सैनिक हैं। लेकिन चाइना को एयरफोर्स में और नेवल एसेट्स में बढ़ोतरी हासिल है। चाइना के पास सबमरीन्स भी भारत से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ बताते चले कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, और कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि सुपर पावर बनने के लिए आर्म टसल हो। हाँ, सब ट्रेडिशनल लड़ाई के लिए जो फोर्सेज हैं, वह भारत के पास पर्याप्त हैं। राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का यह मानना है कि चीन का यह आक्रामक रुख मात्र एक गिदड़ भभकी है। फिर भी दुर्भाग्यवश अगर युद्ध हुआ, और वह भी साउथ चाइना सी के बजाय भारत चीन बॉर्डर पर युद्ध हुआ, वहाँ भी भारत अकेला नहीं होगा। पूरा विश्व जनमत भारत के पीछे खड़ा होगा। और यह बात चीन को भी पता है कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं हो सकता। जय हिंद।